नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती 2025 में आयोजित होने वाले एग्जाम है 2025 में। साथियों, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो ये L1 और L2 दोनों साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब तक 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर बनाए हैं रीट भर्ती परीक्षा के, उन सभी प्रीवियस पेपर हैं, उन सभी का हम क्या कर रहे हैं, वाक्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो साथियों उनको मैं बता दूं, अब तक हमने हिंदी भाषा के 15 पेपर करा दिए हैं L1 और L2 के मिलकर, और ये हमारा 16 पेपर है। और जिस भी साथी ने पिछले 15 पेपर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो कौन सा है साथियों, और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पर हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करेंगे। ये प्रश्न है साथियों, इसमें विद्यालय शब्द में है, इसमें पूछा है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है स्वर संधि। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें स्वर संधि में भी साथियों ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि जो है साथियों, उसमें ये हो जाएगा विद्या प्लस आल्य। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आल्य। तो इस तरह इसका संधि विच्छेद होगा। साथियों, अगर बात करें संधि की, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जो आपके सामने तीनों लिखे हुए हैं। ये हैं संधि के भेद। लेकिन अगर स्वर संधि के भेद पूछे जाएँ तो वो कितने होते हैं साथियों? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ होता है साथियों, गुण होता है, वृद्धि होती है, यण होता है और अयादि होती है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये जो पेपर है साथियों 2011 की भर्ती का पूछा हुआ है, जो रीट लेवल 1 में पूछे गए थे प्रश्न। प्रश्न है साथियों, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पे प्लस वन, पव प्लस अन, पो प्लस अन, पव प्लस न। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है पो प्लस अन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब पो प्लस अन में अगर बात करें तो साथियों ये स्वर संधि का प्रकार है। और स्वर में भी अगर पूछे कि किस संधि का भाग है तो यह है अयादि का। किसका है? अयादि का। अब अयादि में साथियों ये किस नियम को इंगित करता है? इसमें ए, आई, ओ और औ, ये वर्ण आपको दिखाई देंगे। ये स्वर हैं साथियों जो आपको दिखाई देंगे। जो ए का आदेश कर देता है, ए आदेश कर देता है ए और ये, ठीक है। आई क्या करता है? आ ये। ओ क्या करता है? ए वे। और औ क्या करता है साथियों? आ वे। तो ये कुछ जो स्वर हैं जो इनको इंगित करता है साथियों। ये कभी भी अगर आए, आओ, आओ और आओ ये दिखाई दें तो वहाँ पर जो संधि होगी वो कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था क्या है? पो प्लस अन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में जो वचनों की संख्या है वो कितनी होती है? 1, 2, 3, अनगिनत। तो जो हिंदी में अगर वचन होते हैं तो वो होते हैं साथियों 2 प्रकार के। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अगर यही प्रश्न संस्कृत भाषा में पूछा जाता कि संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वहाँ पर आप 3 आंसर्स का देते हो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको नोट रखनी है। साथियों, एक प्रश्न पूछा जाता है वाक्य का अंग, जो वाक्य के अंग हैं वो कितने होते हैं? तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो साथियों पूछा भी गया है रीट भर्ती परीक्षा में, तो वहाँ पर आंसर आपको कितना बताना है? 2। अब वो अंग कौन कौन से हैं? एक तो है साथियों उद्देश्य। कौन सा है? उद्देश्य। और एक है विधेय, ठीक है। उद्देश्य साथियों होता है कर्ता कारक, और जो विधेय होता है उसका जो क्रिया कर रहा है वो विधेय में आ जाता है। तो ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है रीट भर्ती परीक्षा में कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। अब वाक्य के प्रकार 2 आधार पर पूछे जाते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर साथियों, और एक पूछे जाते हैं रचना के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो वो होते हैं 8 प्रकार के। और रचना के आधार पर अगर वाक्य पूछे जाए तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के थे। कौन कौन से प्रकार हैं वो है साथियों सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आगरा का बहुवचन होगा। तो साथियों आगरा जो है उसका बहुवचन क्या होगा ये हमको बताना है। आगरे, आगरों, आगरे बहुवचन नहीं होगा।
तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बहुवचन नहीं होगा। क्योंकि साथियों आगरा जो शब्द है ये एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा में अगर पूछी जाए कौन सी है तो व्यक्तिवाचक है, और व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञा है उनका बहुवचन नहीं होता साथियों। कुछ विशेष शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जो बहुवचन शब्द हैं वो कौन से हैं जो हमेशा ही बहुवचन में रहते हैं। तो वो प्रश्न पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर शब्द देखने को मिल सकते हैं। एक तो होश शब्द है साथियों, एक आंसू शब्द है। ये शब्द कुछ ऐसे हैं, एक हस्ताक्षर है जिनका बहुवचन नहीं बनता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। एक प्राण है साथियों जो काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। इसके अलावा लोग शब्द जो है लोग, वो भी सदैव बहुवचन रहता है, इसका एक वचन नहीं बनता। तो ये शब्द हैं आपके सामने जो रीट भर्ती जैसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथियों आपको हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा वचन से संबंधित, चाहे एक वचन से पूछ ले चाहे बहुवचन से पूछ ले। तो ये आपके सामने मैंने जो शब्द लिखे हैं ये सदैव बहुवचन शब्द हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है अविकारी। अविकारी शब्द है साथियों जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अविकारी जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण साथियों अविकारी होते हैं। अव्यय शब्द ये काफ़ी बार पूछा जाता है, अव्यय जो है वो क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। और रीट भर्ती परीक्षा में संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो, अव्यय से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलता है। एक है समुच्चयबोधक, एक है संबंधबोधक। तो ये कुछ है अव्यय जो अविकारी शब्द जो आपसे पूछे जा सकते हैं। विकारी शब्द की अगर बात करें तो साथियों जिनमें परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। साथियों पद क्या होता है? पद, तो पद वो होता है साथियों वाक्य का वह अंश जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, क्रिया, गुण, अवस्था इनके बारे में जो बताता है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। मतलब किसी वस्तु, स्थान, जाति, गुण है उसके बारे में जो बता रहा है पद, वो मतलब खुद जो नाम है, जैसे खाना है तो खाना उसका पद हो गया, व्यक्ति है तो व्यक्ति उसका क्या हो गया? पद हो गया। तो ये प्रत्येक शब्द है जो अपने आप में क्या है? पद है। साथ ही पदबंध क्या होता है? तो पदबंध होता है कि दो या दो से अधिक जब शब्द मिलकर एक विशेष अर्थ प्रकट करें वो कहलाता है पदबंध। क्या कहलाता है? पदबंध। और पदबंध में जैसे वह मेरा बड़ा भाई है, तो मेरा बड़ा भाई क्या हो जाएगा? उसमें पदबंध का रूप हो जाएगा संज्ञा में, ठीक है। वह का पदबंध अगर पूछे तो इसमें क्या हो जाएगा? मेरा बड़ा भाई, ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं रीट भर्ती परीक्षा में। साथ ही नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द का सही रूप मतलब जो शुद्ध है वो हमको बताना है। तृष्णा है, तृष्णा है, तृष्णा है, या फिर तृष्णा है। तो साथियों इसका जो सही शुद्ध शब्द है वो है तृष्णा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों शुद्ध और अशुद्ध से संबंधित बहुत शब्द पूछे जाएंगे आपसे, तो ये आपको पढ़ लेना है। कुछ फैक्ट हैं इनके जो हम आपको इनका करा देंगे। साथियों 50 शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं शुद्ध अशुद्ध के, वो आपको हम लिखा देंगे, नोट करा देंगे। आप उस क्लास को देख लेना। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं, एक या दो प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। साथ ही पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो कवि होगा, कवयित्री होगा, या फिर कवियत्री होगा। तो कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कवयित्री, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और कवि का विलोम भी अगर पूछा जाए तो क्या है? कवित्री होगा साथियों। और विद्वान का विलोम क्या होगा ये आप कमेंट करके बताना। विद्वान का विलोम एक बार पूछा गया था रीट भर्ती परीक्षा में, जो विद्वान शब्द है इसका विलोम क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। साथियों आपको क्लास अगर हमारी अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आया क्लास अच्छी लगी तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर देना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वह कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो इनमें से जो कहलाएगा वो कौन सा शब्द कहलाएगा जो हिंदी में बिना परिवर्तन किए हुआ हो रहा है साथियों? तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है, ठीक है। संस्कृत का अगर संस्कृत में ही बिना है वो शब्द तो तत्सम है। अगर हिंदी में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, बिना परिवर्तन के बजाय परिवर्तन लिखा आता है यहाँ पर, परिवर्तन हो रहा है
तो वो तद्भव शब्द कहलाता साथियों। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं रीट भर्ती परीक्षा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। साथियों, जब दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा द्वंद्व समास। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथ ही द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। अब पद प्रधानता के आधार पर अगर समास पूछा जाए कि पद प्रधानता के आधार पर, शब्द प्रधान के आधार पर जो समास है उनके कितने प्रकार है, तो आपको क्या बताना है साथियों? 4 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। सामान्यतः अगर समास पूछे जाए तो सामान्यतः 6 प्रकार है, और मूल रूप से अगर समास पूछे जा रहे हैं तो मूल रूप से कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि साथियों समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समास में हम बात करें, अगर जहाँ प्रथम पद प्रधान हो तो वहाँ कौन सा समास होगा साथियों? वहाँ होगा अव्ययी भाव। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। अगर दूसरा पद प्रधान है, दूसरा जब पद प्रधान होता है तो वहाँ होता है तत्पुरुष। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। अगर दोनों पद प्रधान है तो साथियों दोनों पद में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगर अन्य पद प्रधान है, अन्य पद में होता है बहुब्रीहि। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। तो साथियों ये आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और एक प्रश्न है जो बार बार आता है साथियों, एक तो है उपमेय, उपमेय और उपमान। उपमान, तो ये प्रश्न, और एक विशेषण और विशेष जो कर्मधारय से संबंधित है साथियों। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला है शुद्ध शब्द है। जो शुद्ध शब्द है वो हमको बताना है। उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, उज्ज्वल है या फिर उज्ज्वल है। तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है डी ऑप्शन, उज्ज्वल। ठीक है, उ आधा जय, फिर भी जय आधा है, और वह और लय, ये बिल्कुल शुद्ध है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये प्रश्न है साथियों जो रीट 2011 की भर्ती में पूछे गए थे, और हम सारे पेपर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे वाक्यात्मक रूप से। तो साथियों आपके लिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं प्रीवियस पेपर से। जितने प्रीवियस पेपर हैं उन सभी को अगर हम वाक्यात्मक रूप से एनालिसिस कर लेंगे तो साथियों वहाँ से हम प्रश्नों का आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगातार थोड़ा बहुत बदलाव होता है जो हम इन पर नोट कर लेंगे, इनको पढ़ लेंगे। तो साथियों आपके लिए L1 और L2 दोनों लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं ये। तो साथियों ये हमारा 16 पेपर है। ठीक है, 16 प्रीवियस पेपर है जो L1 और L2 को मिलकर हमने करा दिए हैं कंप्लीट हिंदी भाषा के। 15 पेपर हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ आप जाकर उनको देख सकते हैं। साथियों व्याख्यात्मक रूप से हमने एनालिसिस करवा रखा है। अब ये अगला जो प्रश्न है ये क्या बोल रहा है? अनुरक्त का विलोम होगा। विलोम जो शब्द होगा वो क्या वो होगा, ये हमसे पूछ रहा है। आरक्त होगा, विरक्त होगा, निरक्त होगा या फिर आसक्त होगा। तो अनुरक्त का जो विलोम होगा साथियों वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विरक्त। अनुरक्त का क्या हो जाएगा? अनुरक्त का विरक्त। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विलोम से संबंधित प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो विलोम शब्द ही आपको क्लियर करने हैं, जो आपको पढ़कर ही करने हैं साथियों। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? देखो तत्सम तद्भव से संबंधित 2 प्रश्न बन गए। एक तो इसकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न था, ऊपर भी आया था। अब पूछा है कि सभी तत्सम शब्द, तो सभी तत्सम शब्द किस ऑप्शन में दिख रहे हैं साथियों? आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें साथियों अगर बात करें इस ऑप्शन में, तो यहाँ पर हाथी है, ये तत्सम नहीं है साथियों, तद्भव शब्द है। इसमें अगर बात करें साथियों किताब की, तो यहाँ किताब में क्या है? किताब में दोस्तों यहाँ तत्सम शब्द नहीं है, यहाँ पर कारीगर में तत्सम नहीं है। तो ये ऑप्शन बचा जिसमें सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है उपसर्ग से संबंधित, और उपसर्ग से संबंधित संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो, दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो हिंदी में कु उपसर्ग होता है, वो किस ऑप्शन में नहीं है हमको बताना है। कुरूप, कुशल, कुकर्म या कुचाल। तो साथियों इनमें से जो सही उत्तर है वो है कुशल। कौन सा होगा? कुशल। बी ऑप्शन बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही इसमें से कु अगर हम अलग करेंगे तो रूप शब्द बच जाएगा। इसमें से कु हम हटा देंगे तो कर्म बचेगा। इसमें कु हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, चाल शब्द बच जाएगा, जो दैनिक रूप से उपयोग में आते हैं, क्योंकि ये शब्द हैं साथियों संज्ञा शब्द। और हम कुशल की अगर बात करें तो कुशल में से हटा देंगे तो सल बचेगा साथियों, और सल अपने आप में एक शब्द नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुशल ही शब्द है, जो बी ऑप्शन में इसका बिल्कुल सही होगा, इसका कोई उपसर्ग नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो इन जो प्रत्यय है पुजारिन में है, कठिन में है, चिन्ह में है, या मीन में है? तो साथियों इन की अगर बात करें तो इन प्रत्ययों का जो प्रयोग हुआ है वो है पुजारिन। पुजारिन में साथियों पूजा ऋण। अब पुजारिन में इन प्रत्यय है, आपको यहाँ पर इन दिखाई देगा, ठीक है, तो इसमें इन हो गया। कठिन में इन नहीं है, क्योंकि कठ शब्द बचेगा, अगर इन निकाल देंगे इसमें से तो ये कोई शब्द नहीं है। चिन्ह में कोई इन नहीं है साथियों, और इसमें बड़ा बड़ा ई हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल जो इसका सही आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए। साथियों वो कौन सा समास है हमको बताना है। कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययभाव और द्विगु। तो जिसमें पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। तो पहला पद संख्यावाची में कौन सा आता है साथियों, दिग्गु, ठीक है, जिसमें संख्यावाची पहला पद होता है और पीछे का क्या होता है, उसका संज्ञा रूप होता है। तो साथियों इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कर्मधारय से संबंधित, जो मैंने पहले बता दिया कि उपमेय और उपमान से संबंधित कभी भी प्रश्न आए, उपमेय और उपमान इससे संबंधित प्रश्न आए तो वहाँ पर आपको कर्मधारय जवाब देना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला है द्वंद्व समास है। समास से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए इस पेपर में, तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट है लंबोदर। नेक्स्ट ऑप्शन है अंधकूप, फिर नर और नारी, शरणागत। तो किस में द्वंद्व समास है? इनमें जो द्वंद्व समास है वो होगा नर और नारी, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसमें द्वंद्व समास है। लंबोदर की अगर बात करें दोस्तों, तो लंबोदर में जो समास है वो हो जाएगा लंबा है उदर जिसका। कौन सा? लंबा है उदर जिसका, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय। तो साथियों कर्मधारय होगा या फिर बहुव्रीहि होगा, इसमें कर्मधारय नहीं बहुव्रीहि होगा, क्योंकि लंबा है उदर इसका वो हो जाएगा गणेश जी, ठीक है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय नहीं होगा। अंधकूप, अंधकूप में जो समास है वो कौन सा समास हो जाएगा, अंधा है कूप जो, तो इसमें कर्मधारय बता सकते हैं हम, तत्पुरुष भी बता सकते हैं, क्योंकि तत्पुरुष का भाग ही क्या है, कर्मधारय। और शरणागत में है साथियों तत्पुरुष शरण को गत या शरण को आगत, ठीक है, डी ऑप्शन है जो शरण को आगत हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तो इस तरह के समास विग्रह भी हमको आने चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास जिसमें है नर और नारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया, नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? ये 2 बार पूछा गया है साथियों, हमने 2 पेपर उनका एनालिसिस किया है, एक रीट L1 में पूछा था और L2 में पूछ लिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है साथियों, नगर में रहने वाला क्या कहलाता है, नागर कहलाता है। बहुत से शहरी कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, नगर में रहने वाला क्या कहलाता है, नागर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जिस शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो हमको बताना है। शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है शैशव। क्या हो जाएगा, शैशव। और शैशव में जो संज्ञा है वो है भाववाचक। साथियों शिशु से शैशव बना है, ठीक है, तो इसमें ए प्रत्यय जुड़ा है तो इसको शैशव हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। और लोहा, पुस्तक और लकड़ी ये ऐसे हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, इनका लकड़ी का लकड़ियाँ हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा साथियों, और लोहा का हो जाएगा लोहे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें शैशव ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो कारक से संबंधित भी प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धन को कंबल दिए, निसार खेलता है। अब इसमें संप्रदान जो कारक है वो है
संप्रदान का मतलब है, संप्रदान का साथियों का और के लिए, ठीक है, को और के लिए, मतलब राजा ने निर्धन को कंबल दिए या के लिए कंबल दिए, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अगर इसमें पूछा जाए पहले ऑप्शन में, तो इसमें मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो यहाँ पर अलग होने की बात हो रही है साथियों, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा, क्या हो जाएगा, अपादान कारक, अपादान से अलग होना। और राम घर पर सो रहा है, तो मे पे पर, घर पर अधिकरण हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है जो सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा, यह वह जो शब्द है साथियों उसमें सर्वनाम पूछा है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें जो सर्वनाम है साथियों वो क्या हो जाएगा, निजवाचक, क्या हो जाएगा, निजवाचक। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा निजवाचक नहीं होगा साथियों, इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर स्वतः की हम बात करें तो वहाँ पर निज होगा, स्वतः है, स्वयं है, खुद है, या फिर अपने अपने आप है, तो ये सब क्या है साथियों, ये निजवाचक के उदाहरण हैं। तो साथियों ऐसे प्रश्न हमको ढंग से सही तरीके से करने हैं। अनिश्चयवाचक की पहचान कई बार हमने बता दी, आपको फिर से बता रहा हूँ। अगर शब्द वाक्य में कहीं भी कोई और कुछ, ये दो शब्द नज़र आपको आए वहाँ पर, कोई या कुछ, तो वहाँ पर जो इसकी पहचान अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है। तो संयुक्त क्रिया किस वाक्य में है हमको बतानी है। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ना आया करो, बच्चा सोता है। तो संयुक्त क्रिया का मतलब होता है साथियों, जो एक से अधिक जिस वाक्य में क्रिया हो वो होती है संयुक्त क्रियाएं। तो तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो इसमें साथियों जो है वो है संयुक्त क्रिया, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं साथियों, जिसमें क्या हो, एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो, उसे कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य। और सरल या साधारण वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो, इनसे संबंधित हर बार प्रश्न आते हैं साथियों, तो ये हमको गलत नहीं करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार। तो इसमें हम उद्देश्य बताएंगे साथियों, ये मैंने अभी बताया था जब एनालिसिस करवा रहा था। तो मोहन क्या है, करता है, और करता क्या होता है साथियों, वो होता है उद्देश्य, ठीक है, क्या होता है उद्देश्य। और बाकी जो फैक्ट है पीछे का जो, ये होता है पूरा विधेय, क्या होता है साथियों, विधेय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अगली बार हो सकता है आपसे विधेय पूछ लिया जाए, तो आपको गलत नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है निम्न में से मिश्रित वाक्य है। अभी सरल वाक्य का पूछा था कुछ देर पहले, साथ ही 2011 की भर्ती के पेपर है, और ये 2011 से लेकर हमने 2022 तक के जितने पेपर हैं उन सभी का एनालिसिस करवा रहे थे। 16 पेपर अब तक हमने कंप्लीट करा दिए हिंदी भाषा के। इसके अलावा हिंदी भाषा के अलावा ये सारे जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, उन सभी सारे सब्जेक्टों का मतलब साइकोलॉजी है आपका, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, मैथमेटिक्स है, ईवीएस है, और L2 के लिए SST है, साथ ही उन सभी के लिए हम व्याख्यात्मक रूप से एनालिसिस करवा रहे हैं प्रत्येक पेपर का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है साथियों ये, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो प्रीवियस जितने पेपर हैं उनके माध्यम पर, उनके लेवल के आधार पर आपसे पेपर में प्रश्न पूछेगी साथियों, क्योंकि हम प्रश्नों का आइडिया लगा लेंगे किस तरह के एग्जाम प्रश्न आ रहे हैं, तो हमारा साथियों उसका जो एक्यूरेसी है वो हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके साथियों मिश्रित वाक्य पूछा था इसमें। तो जो मिश्रित वाक्य वो है कि क्योंकि कहीं भी अगर हमको दिख रहा हो साथियों, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर कभी भी आश्रित हो, तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि पहला वाक्य जो दूसरे पे क्या है, आश्रित है, पूरी तरह अगर आश्रित है तो क्या हो जाएगा, मिश्रित। और केवल जुड़े हुए हों, योजक चिन्ह का प्रयोग किया हो और जुड़े हुए हो, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह, अब विराम चिन्हों की बात करें तो साथियों 15 से 20 विराम चिन्ह है, ठीक है।
20 विराम चिन्हों को हम आपको एक छोटी सी क्लास लेकर आएंगे 2-3 मिनट की, और वहाँ पर उन विराम चिन्हों को याद करवा देंगे साथियों, और शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। काफ़ी अच्छे हैं और हर बार एक प्रश्न फिक्स है साथियों, L1 हो या L2 दोनों में पूछे जाते हैं विराम चिन्ह से संबंधित। तो इस विराम चिन्ह की अगर बात करें तो विराम चिन्ह जो है वो है अवतरण या उदाहरण, उद्धत करते समय। अब विस्मय बोधक चिन्ह कैसा होता है साथियों, ये होता है ऐसा। प्रश्नवाचक तो आप सभी जानते हैं साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। निर्देशक चिन्ह होता है ऐसा, ये बड़ा सा निर्देश का चिन्ह है साथियों। और अवतरण या उदाहरण का जो चिन्ह होता है वो होता है 66, 99। जब किसी जैसे कि दो चीज़ों को हम इसको अंदर रखते हैं, ये दोनों वाक्य को हम पूरा वाक्य को इसके अंदर रखते हैं, तो अवतरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं साथियों। एक प्रश्न पूछा जाता है लाघव, आपसे रीट भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा ये प्रश्न। लाघव जो चिन्ह है उसको संक्षेपण नाम से भी जानते हैं। अगर लाघव नहीं आया तो संक्षेपण नाम आ सकता है साथियों। और वो चिन्ह होता है जब हम डॉक्टर शब्द लिखते हैं तो डा के साथियों यहाँ पर एक बिंदी लगाते हैं, तो ये बिंदी है जो वो क्या है, इस बिंदी को हम बोलते हैं लाघव या संक्षेपण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये बिंदी कभी भी दिखाई दे तो वहाँ पर हो जाएगा लाघव या संक्षेपण। एक काक पद साथियों, हंस पद जिसको बोलते हैं, काक पद भी इसका नाम है और हंस पद भी कहते हैं साथियों। उल्टा वी, और उल्टा वी का प्रयोग जब करते हैं साथियों, जैसे कि हम एक वाक्य लिख रहे हैं और वाक्य लिखते समय बीच में कोई जैसे कि समय शब्द छूट गया, तो अब समय शब्द छूट गया तो यहाँ पर तो खाली जगह हो गई। समय के जगह कोई जगह नहीं चिन्ह, तो हम ऐसे वी का चिन्ह लगाकर ऊपर यहाँ पर साथियों, ऊपर यहाँ पर इधर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे समय। तो ऐसे वी चिन्ह से हम इसको दर्शाते हैं। तो साथियों ये हम कुछ कुछ चिन्ह हैं जो याद रखने हैं, और मैं इसकी एक छोटी शॉर्ट ट्रिक से संबंधित एक क्लास ले आऊँगा, जिससे आपको बिल्कुल प्रश्न गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सही विराम चिन्हों वाले वाक्य हैं। तो सही विराम चिन्ह वाले जिसमें सही विराम चिन्ह लगे हुए हों वो हमको बताने हैं। अब विराम चिन्ह भी साथियों अभी वही चिन्ह है ये जो विराम चिन्ह हम पढ़ रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जो पत्र आज आया है, यहाँ पर विराम चिन्ह है। और विराम चिन्ह में किस इसको क्या कौन सा चिन्ह बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं, ये जो चिन्ह मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, ये किसका चिन्ह है, अल्प विराम का। और कहाँ है, और भी पीछे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर ठहराव हो रहा है, तो साथ ही ठहराव पे हम अल्प विराम लगाते हैं, हल्का सा ठहराव है। तो जो पत्र आज आया है इसमें पूर्ण विराम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी अल्प विराम है लेकिन पीछे क्वेश्चनवाचक चिन्ह आना चाहिए, यहाँ क्वेश्चनवाचक चिन्ह आना चाहिए, तो इसलिए ये वाक्य गलत हो गए। अगला जो प्रश्न है साथियों वो पूछा है, शेर को सामने देखकर यह किस मुहावरे का पूर्ण रूप होगा। तो शेर को सामने देखकर क्या होता है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, मेरे प्राण सूख गए। क्या हो गया, शेर को जब सामने देखा तो मेरा प्राण सूख गए साथियों। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुहावरे से संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको कमेंट करना है और ऐसा करना है साथियों जिससे आप हम बता सकें कि हम जो क्लास लेकर आ रहे हैं आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, दोबारा क्लास लेकर आनी चाहिए नहीं लेकर आनी चाहिए। तो इस तरह के हम कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसे लगे। सही मुहावरा है तो सही मुहावरा हमको बताना है। तो सही मुहावरा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है, नेत्रों में मिट्टी डालना ये नहीं होता, नेत्रों में रेत फेंकना ये नहीं होता, आँखों में कचरा डालना ये नहीं होता, आँखों में धूल झोंकना। ठीक है, ये सही मुहावरा है साथियों। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ न आना, ये भी एक मुहावरा है साथियों। हाथ न आना, तो हाथ अगर नहीं आ रहा हो तो इसमें जो हो जाएगा पकड़ में ना आना। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, सिर फिर जाना। सिर फिर जाना का मतलब होता है कि पागल हो जाना, अहंकारी हो जाना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये साथियों हमारे हिंदी भाषा के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथियों नेक्स्ट जो क्लास है वो साइकोलॉजी से संबंधित हम लेकर आएंगे। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और बिंदास अपनी तैयारी कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।